तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। तो देखो, ये सिलेबस आपका वो है जो कि आईपीयू की तरफ से आया हुआ रहता है। और ये इसी सिलेबस को हमने पॉइंट्स में डिवाइड करा है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग क्या होता है, फिर फोर्जिंग टूल्स, फिर फोर्जिंग ऑपरेशंस, फिर कितने टाइप की होती हैं और उसमें डिफरेंट क्या आता है। तो हमारे चैप्टर का नाम है स्मिथी एंड फोर्जिंग। तो देखो, ये दोनों एक ही बात है, बस इनमें क्या है, अगर हम जो ऑपरेशन अपने परफॉर्म कर रहे हैं वो लार्ज नंबर पे कर रहे हैं तो उसे फोल्डिंग बोलते हैं। और अगर स्मॉल नंबर पे कर रहे हैं जैसे 1 2 3 पे तो उसे स्मिथी बोल देते हैं। अब ये होता क्या है ये हम आगे देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग क्या है। तो हॉट वर्किंग एक रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। देखो, अगर उससे ऊपर हम कुछ अपना प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं तो वो हॉट वर्किंग हुआ, और उस टेम्परेचर से नीचे परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कोल्ड वर्किंग हुआ। अब बात आती है कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर की डिफाइन नीचे लिखी हुई है। व्हेन, देखो मैं बताता हूँ। हमारा जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो किससे बना होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है। और मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं एटम्स। तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एटम्स के बीच में जो आईएमएफ फोर्स होती है वो डिक्रीज हो जाती है। उसके अलावा उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। तो उसमें क्या होता है, वो काफी ज्यादा रैंडम मोशन करने लगते हैं एटम। तो मानो हमारा एक एटम इधर है, फिर एक इधर है, एक इधर है, तो वो अपनी पोजीशन को इतना ज्यादा दूर दूर कर देते हैं कि अपने ओरिजिनल पोजीशन से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। उस टेम्परेचर को हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा क्रिस्टल जो है डिफॉर्म हो चुका है। हमारा जो कोई भी मेटल होगा या सॉल्ट का आपने पढ़ा होगा, NaCl का एक लैटिस होता है। उसमें हर जगह पॉइंट पे एक एक क्रिस्टल बैठा रहता है, वो अपनी जगह से इधर उधर खिसक जाते हैं। वैसे ही मेटल में भी कुछ होता है एक टेम्परेचर पे, उसे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बोलते हैं। When we deform metal by process like rolling, bending, hammering, especially at room temperature, we are at cold working. Okay. um एक मिनट। हाँ देखो, if you heat this cold work metal to a certain moderate temperature, something interesting happen. Recrystallization is the process in which new strain-free grains form inside a deformed metal when it is heated, replacing the old stressed grains. वही बात है, जो हमारे क्रिस्टल्स हैं वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं और न्यू क्रिस्टल हमारा पूरा फॉर्म हो जाता है एक। उस टेम्परेचर को हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बोलते हैं। देखो, न्यू क्रिस्टल फॉर्म्स, नो न्यू क्रिस्टल फॉर्म्स, सरफेस फिनिश नॉट गुड, और इसमें गुड। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा जो टेम्परेचर है वो हाई है, हमारे जो ओरिजिनल क्रिस्टल की शेप थी वो डिस्टॉर्ट हो चुकी है। इसलिए इसका सरफेस फिनिश जो हमें मिलता है वो ज्यादा अच्छा नहीं मिलता है एज कम्पेयर टू कोल्ड वर्किंग। इसमें हमारे पास साइज की लिमिट नहीं है और इसमें हमारे पास साइज की लिमिट है। इसमें डक्टिलिटी मेलेबिलिटी हमारी मेंटेन रहती है और इसमें कम हो जाती है थोड़ी। तो ये हमने कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग समझ लिया है क्या होता है। देखो, इस आपको लग रहा होगा कि पहला ही टॉपिक है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, पर हमारा ये ही टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बार डिफरेंस आता है, इसलिए हमने इसे ऊपर डाला हुआ है ताकि आपको पेपर में याद रहे कि हमने सबसे पहले यही चीज पढ़ी थी। देखो, फोर्जिंग क्या है, आपको दिख रहा है जिसमें एक हमारा वर्क पीस है, ये उठ के इधर गया और इसको पटक पटक के पीट पीट के एक डाय बना दिया। देखो, forging is defined as the controlled plastic deformation और working of metal into predetermined shape। तो forging में हम क्या करते हैं, जैसे हमने कास्टिंग में पढ़ा था। कास्टिंग क्या है? कास्टिंग कैन बी डिफाइंड when molten metal is poured into mold and then it is rest for solidification to get a desired shape। उसी तरह से फॉर्जिंग है, इसमें हम इस मेटल को मेल्टिंग पॉइंट तक ना लेके जाके उसके प्लास्टिक टेम्परेचर तक लेके जाते हैं जिससे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो। वो मेल्ट नहीं होता, इसमें प्लास्टिक टेम्परेचर पे रहता है। और जब वो उस टेम्परेचर को अटेन करता है तो हम उसकी शेप को बदलते हैं। अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? जब हम उसमें शेप को बदल देंगे तो वापस से अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं करेगा। उस प्रोसेस को हम फोर्जिंग बोलते हैं। फोर्जिंग इम्प्लाइज द यूज ऑफ पावरफुल प्रेशर फ्रॉम हैमर और प्रेस। हैमर या प्रेस की मदद से। और प्रेस इसका मतलब काफी कुछ हो सकता है, जैसे एयर प्रेस होती है, स्टीम प्रेस होती है। इसकी वजह से हम प्रेशर लगाते हैं। अब देखो, ओपन डाई फॉर्जिंग होती है और एक क्लोज डाई फॉर्जिंग होती है। ये जनरली दो पार्ट में डिफाइंड है। वैसे तो इसके काफी सारे डिफाइन हम कर सकते हैं अलग अलग क्राइटेरिया के अपॉन, बट जनरली ओपन डाई और क्लोज डाई से ही हम इसे रखते हैं।
ओपन डाई में देखो जो हमारा डाई, देखो डाई क्या होता है, डाई आपने पढ़ा होगा यूनिट 1 में भी, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग और कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। डाई क्या होता है? डाई हमारा जैसे सैंड कास्टिंग में हम लें तो हम एक मोल्ड बनाते हैं, उसके अंदर हम मेटल को पोर करते हैं। उसी तरह से डाई हमारे एक, कह सकते हो एक लोअर डाई और एक अपर डाई होता है, जिसके बीच में हमारा वर्क पीस रहता है। उन दोनों के बीच में हम उसे प्रेस करते हैं तो एक शेप आ जाती है। तो ये जो डाई वही होता है। ओपन डाई में क्या होता है कि जो हमारा वर्क पीस है ना, ये इसको हम हॉरिजॉन्टली मूवमेंट इसकी अलाउ होती है कि ये डाई से बाहर भी जा सकता है। उसके बाद हमें मशीनिंग वगैरह करनी पड़ेगी। और क्लोज डाई में इसकी जो फ्लोएबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है। इसके बाद देखो हम पढ़ेंगे टूल्स क्या क्या यूज होते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई भी प्रोसेस जानना है कि इसमें क्या प्रोसेस हो रहा है, उससे पहले हमें उसकी टर्म पता होनी चाहिए और टूल्स क्या यूज हो रहे हैं वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहला और जनरल ही है भाई, एक देखो हर्ट चाहिए। हर्ट मतलब भट्टी, समझते हो ना, भट्टी चाहिए एक हमें, ताकि हम उस मेटल को एक टेम्परेचर तक लेके जा सकें। ये आपको डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है, पर ऑब्वियस सी बात है भाई, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का सब्जेक्ट है, डायग्राम बनाओगे मार्क्स मिलेंगे। अगला है एनविल। तो एनविल देखो काफी इंपॉर्टेंट है। एनविल इज इंपॉर्टेंट स्मिथ टूल्स, इट इज यूज फॉर सपोर्टिंग वर्क व्हाइल हॉट मेटल इज हैमरिंग। जब, देखो ये है हमारा एनविल। जैसे मान लो हमने एक मेटल का, हमारे पास क्यूबॉइडिकल शेप है और हमें उसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और हमने उसे प्लास्टिक टेम्परेचर पर ले आए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको इस हार्डी होल में लगाकर अपना ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे उसे बैंड करना है या हैमरिंग करनी है, फेस डाउन करना है, तो हम एनविल का यूज करते हैं। एनविल क्या है? एक सपोर्टिंग टूल है, वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग टूल। आप जब अपनी लैब में भी काम करोगे ना, तो भी आपको जनरली यही दिखता है कॉलेजेस में। थर्ड हमारा टूल है स्वेज ब्लॉक। अब देखो, एनविल में हमारे पास दो होल होते हैं, एक प्रेचर होल, एक हार्डी होल। प्रेचर होल इज यूज्ड फॉर, मतलब जो हमारे सिलेंड्रिकल रॉड या वायर टाइप की चीजें होती हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए हम प्रेचर होल लेते हैं। और हार्डी होल मतलब हमारा क्यूबॉइडिकल, स्क्वायर या ट्रायंगुलर, वो स्क्वायर प्रिज्म भी रख सकते हो। समझ रहे हो ना आप, मतलब जिसका बेस स्क्वायर हो। हार्डी होल उसके लिए यूज होता है, उन चीजों को होल्ड करने के लिए। अब इसके अलावा हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि बस सिलेंड्रिकल और स्क्वायर शेप की ही चीजें आएंगी। तो और ये भी हो सकता है कि कोई बड़े स्क्वायर का हो, कोई छोटे स्क्वायर का हो, डायमीटर अलग हो। तो उसके लिए स्विच ब्लॉक एक और हमारे पास होल्डिंग टूल है, जिसके अंदर अलग अलग शेप साइज के हम अपने वर्क पीस को होल्ड करके उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इट इज अ block of cast steel consisting of a number of slot of different shape and size along its four side। चारों साइड पे इसके अलग अलग शेप के वो रहते हैं। इट इज यूज फॉर मेनली स्क्वेयरिंग, साइजिंग। टोंग्स, देखो टोंग्स का मतलब समझ ही हो गए, चिमटे होते हैं। जब हम किसी मेटल को गर्म कर रहे हैं तो उसको ऐसा तो है नहीं हाथ से उठा के रख देंगे, तो उसके लिए अलग अलग टाइप के टोंग्स होते हैं। होल्डिंग द हॉट मेटल while वर्क इज being worked, these are made of mild steel। देखो क्लोज्ड माउथ टोंग, जिसका माउथ बंद है, देखो ये बंद है। इसको जब हम रिंग को हटाएंगे ना तो ये ओपन हो जाएगा, फिर हमें इसे बंद करने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है। ओपन, क्लोज माउथ टोंग, ओपन माउथ टोंग, बाउंड होलो टोंग। ये आप नाम लिख के आ सकते हो, या फिर क्या करो, ये टोंग्स की हेडिंग डाल के और इसमें से कोई एक डायग्राम डायग्राम बना के आ जाना। अगला है हमारा हार्डी। हार्डी टूल, देखो ये होता है हमारा एनविल में ही सपोर्ट होता है। देखो ये नीचे से इसका क्यूबॉइड है ना, तो इसको हम यहाँ हार्डी होल में लगा देते हैं, इसीलिए इसका नाम भी हार्डी है। देखो, इट इज फिटेड इन द हार्डी होल प्रोवाइडेड इन द टेल ऑफ एनविल, इट हैज अ कटिंग एज एट टॉप ऑफ द बॉडी। स्वेज, देखो स्वेज क्या करता है, जैसे हमारे कोई हमने एक रॉड ली स्टील की, उसको प्लास्टिक स्टेट पे ले आए और उसको हमने डायमीटर भी दे दी, पर हमें क्या है, हमें उसकी फिनिशिंग काफी अच्छी चाहिए, तो उसके लिए हम स्वेज का यूज करते हैं। क्यों? हमें अगर राउंड शेप देनी हो, राउंड फिनिश देना हो किसी भी चीज को, तो हम स्वेज का यूज करेंगे। इसी तरह से हमारे पास एक और होता है, देखो आगे आएगा, देखो फ्लैटर। अगर हमें किसी चीज को फ्लैट करना हो, जैसे
क्यूबॉइडिकल आ गया, उसके साइड को हमें फ्लैट करना है तो फ्लैटर का यूज करेंगे। एक है पंच और ड्रिफ्ट। देखो पंचेस और ड्रिफ्ट इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्यों? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और इसके ऑपरेशन जो आता है वो भी डिफरेंस में बहुत बार आता है। चिजल, देखो चिजल एक नेकिंग डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक टूल होता है। नेकिंग डाउन का मतलब क्या है कि हमें किसी रॉड की या सिलेंड्रिकल बॉक्स की हमें उसकी डायमीटर कम करनी है, उस ऑपरेशन को नेकिंग डाउन बोलते हैं, टू रिड्यूस द डायमीटर। उसके लिए चिजल्स यूज होते हैं। देखो चिजल्स का क्या है ना, ऐसे दो चिजल्स को ऊपर और नीचे लगा देते हैं और फिर उसको ऐसे दोनों को बीच में वर्क पीस रख के ऐसे चलता रहता है और वर्क पीस आगे आता रहता है, तो उसकी डायमीटर कम हो जाती है। पुलर्स देखो इस तरह से ही। Bottom one part of puller is held in hardy hole and anvil with its square shape of shank. They are used for necking down to reduce the cross section of jaw. ये भी वही काम कर रहा है, ठीक है। देखो अब हैमर भी हमारे पास बहुत टाइप के होते हैं। ये स्टेट हैमर छोड़ो, आप हैमर याद रखना। हैमर, हैमर देखो बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्लेज हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। देखो हैमर को अगर लिखोगे, आपको दो तीन पॉइंट लिख के आने पड़ेंगे ना, तो हैमर भी हमारा एक टूल है जिससे कि हम शीट को या किसी को पीट पीट के उसके डायमीटर को कम कर सकते हैं और एरिया बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हो ना? मतलब शीट को रखोगे या इतने से क्यूब, मान लो क्यूब है, उसको रखोगे तो उसका एरिया बढ़ेगा और लेंथ कंपनसेट होगी, है ना। ये देखो बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर देखो ये है जिसके ऊपर ऐसी थोड़ी सी बॉल बनी हुई है। क्रॉस पिन हैमर में क्रॉस बना हुआ है। स्लेज हैमर हमारा ये है, और एक स्ट्रेट पिन हैमर है जो नॉर्मली देखा ही होगा। फिर है बेंच वाइज। देखो ये भी हमारा एक होल्डिंग डिवाइस है। हमने कितने होल्डिंग डिवाइस देखे हैं? देखो इनमें इंपॉर्टेंट है एक एनविल, इंपॉर्टेंट है होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट में। टोंग्स भी है पर देखो ज्यादा तो एक वो एनविल और एक ये बेंच वाइज। बेंच वाइज भी आपको काफी मिलेगा अपनी लैब में परफॉर्म करने के लिए, जब आप करोगे फाइलिंग वगैरह आपको बड़ा मजा आएगा। देखो अब हमने टूल्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे फोर्जिंग ऑपरेशन। देखो ये यूनिट काफी छोटी है, इसमें से क्वेश्चन कम आएंगे। कम नहीं मतलब देखो छोटी है तो आपको ज्यादातर चीजें तो याद ही रहेंगी ना, इसलिए इतनी जल्दी देखो हम ऑपरेशंस पे आ गए हैं। अब सेटिंग, ड्राइंग डाउन, बेंडिंग, सेटिंग डाउन, ये ऑपरेशंस देखते हैं अब। देखो पहला ऑपरेशन है अपसेटिंग। अपसेटिंग के भी अलग अलग टाइप हैं, पहले अपसेटिंग देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बार एट एक्सपेंस ऑफ इट्स लेंथ। तो देखो इसमें हम एरिया बढ़ाते हैं अपने वर्क पीस का और उसकी लेंथ कम होती है उसके बदले भी। देखो ये इधर हम इसको मार रहे हैं ना, इसका एरिया बढ़ रहा है और लेंथ कम होती जा रही है। ये अपसेट, अपसेटिंग ऑपरेशन। इसके तीन टाइप हैं। हेड upsetting, when heating is done at one end of the item and pressure is applied at the one end is called head up. Full upsetting, when जब दोनों साइड पे हम प्रेशर और हीट लगाएंगे तो उसे फुल अपसेटिंग कहेंगे। सेंट्रल अपसेटिंग का मतलब है कि जब हम अपने वर्क पीस के सेंटर पे ही प्रेशर और हीट को अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो इसे अपसेटिंग क्यों बोलते हैं? अपसेटिंग का मतलब देखो इंग्लिश में पढ़ा है ना, वो अपसेट हो गया, बुरा मान गया। तो देखो हम एरिया तो बढ़ा रहे हैं पर लेंथ कम हो रही है और इसके शेप भी देखो डिस्टॉर्ट हो रही है ना थोड़ी। अगर ये ऐसे पूरा लीनियर रह के जाता नहीं जा रहा ना, पर कर्व होके जा रहा है, तो इसकी जो शेप है वो अपसेट हो रही है। इसके अलावा ऐसे भी देख सकते हो आप, मान लो आपके पास दो रॉड हैं, उनको आपस में जबरदस्ती ऐसे ऐसे मतलब आगे पढ़ोगे आप, अपसेट, उनको जबरदस्ती फोर्स लगा के आप उनको एक तरह मिलाने की कोशिश करोगे तो बीच में थोड़ा सा हम्प बन जाएगा, वो भी अपसेट है। वो आपके यूनिट 3 में आएगा, हम आगे पढ़ेंगे। देखो यही है, कनेक्ट होता रहेगा। अगर आपने यूनिट 1 देखा है तो आपको यूनिट 2 में आसानी होगी। बेंडिंग, देखो बेंडिंग तो सिंपल है। इट इज important operation in forging and is very frequently used. In this process the item is heated and bent as desired. तो डायग्राम वायग्राम तो आप बना ही दोगे कुछ ना कुछ तो। ड्रॉइंग डाउन,
ये आपके लिए एक नई टर्म है, ड्राइंग डाउन ऑपरेशन। इन दिस प्रोसेस द लेंथ ऑफ बार स्टॉक में इंक्रीज विथ कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज ऑफ रिडक्शन इन थिकनेस। इसमें क्या है, इसमें हमारी लेंथ बढ़ेगी और एरिया कम होगा। और अपसेटिंग में इसका उल्टा है, उसमें हमारी लेंथ कम हो रही है, एरिया बढ़ रहा है। देखो डिफरेंस बिटवीन अपसेटिंग एंड ड्राइंग, ये क्वेश्चन आता है आपका, और नहीं भी आए मान लो तो क्लियरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में अपसेटिंग का होता हो और आप अपसेटिंग के हेडिंग डाल के ड्राइंग का लिख के आ जाओ। तो बिफोर अपसेटिंग और आफ्टर अपसेटिंग देखो, ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन बढ़ गया और ये लेंथ कम हो गई। अब इसी वर्क पीस को रोटेट करके इसके ऊपर डाल दिया, ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ अब इधर है इस साइड। ठीक है, समझ रहे हो ना आप डायग्राम को? तो इसमें लेंथ बढ़ रही है और क्रॉस सेक्शन का एरिया कम हो रहा है। ये है हमारा ड्राइंग ऑपरेशन। तो ड्राइंग मतलब वायर ड्राइंग भी पढ़ा होगा ना आपने, डक्टिलिटी में रिलेटिव में वायर ड्रॉ करते हैं हम, उसकी लेंथ बढ़ेगी, खींचेंगे वायर को और एरिया कम हो जाएगा। इसके तो क्वेश्चंस भी होते हैं फिजिक्स में, ट्वेल्थ क्लास में, है ना, कि आपने इतनी फोर्स से इतनी टेंशन के वायर को खींचा तो बताओ उसका एरिया का होगा। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा फुलरिंग। फुलरिंग मैंने आपको बताया था, क्रॉस सेक्शन ऑफ वर्क पीस इज रिड्यूस्ड अलोंग विद द इंक्रीज इन लेंथ। इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ कम हो जाता है, सॉरी कम हो जाता है, लेंथ बढ़ जाती है। पर देखो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और ड्राइंग डाउन में। इसमें हम अपनी रॉड को इस तरह से मूव करवा रहे हैं, ये हमारी रॉड सीधी चलती जा रही है, चलती जा रही है, और इस पे एक जगह पे इस तरह से हम फुलरिंग करे जा रहे हैं डाय डाय से। देखो ये आगे जाती जाएगी और हम फुलर्स का यूज करके इसके नेक डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करते रहेंगे, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा और लेंथ बढ़ेगी ऑब्वियसली। पंचिंग एंड ड्रिफ्टिंग, देखो ऊपर हमने इसे छोड़ दिया था ना, तो पंचिंग एंड ड्रिफ्टिंग तो आप समझ ही होगे। पंच मतलब पंच करना किसी चीज को, जैसे पंचिंग मशीन नहीं होती थी, देखी होगी ना पंचिंग मशीन, वैसे ही है इसका भी। पंचिंग बाय यूजिंग डाई इज यूजुअली फॉलोड बाय ड्रिफ्टिंग। देखो तो पंचिंग क्या है, मान लो कि आपने एक पेपर को पंच करा, पंच करने के बाद उसके जो सर्कल है ना उसको आपको बड़ा करना है, तो आप पेंसिल का यूज करते हो ना, तो पेंसिल की जगह हम उसे ड्रिफ्ट बोलते हैं। ड्रिफ्टिंग, पंचिंग एंड ड्रिफ्टिंग ये दोनों एक साथ हो गए, अब आपको याद रहेगा। आप चाहो तो पेपर में इसको अलग अलग पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, और डायग्राम में आप कुछ भी बना के आ सकते हो। स्वेज प्रोसेस, इट इज यूज टू रिड्यूस डायमीटर ऑफ सॉलिड रॉड। अब देखो इसमें हम सॉलिड रॉड का डायमीटर को कम कर रहे हैं, आगे हम ट्यूब के डायमीटर को भी कम करेंगे, ट्यूब की थिकनेस को कम करेंगे, इसलिए स्वेज प्रोसेस। देखो इसमें क्या है, हमारे एक रॉड है, ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग डायमीटर ज्यादा है, फीड प्रोवाइड करा, ये हमारे डाई हैं, पुलर्स या डाई आप कुछ भी बोलो, डाई ही बोलते हैं, अपर डाई और लोअर डाई। तो इससे प्रेस करा तो इसकी जो डायमीटर है वो कम हो गई। अब देखो डाई में भी इसके एक डाई को शेप दी हुई है, ये नहीं है कि ये क्यूबर्टिकल से ही ऐसे मारते जा रहे हैं, नहीं, तो उससे तो कटिंग वो हो जाएगी ना, कटिंग चटक सकता है हमारा जो होगा, फाइनल डायमीटर हमारी कम हो जाएगी। और देखो इसको जो रॉड है ना, इसको रोटेट भी करते रहते हैं, समझ रहे हो ना आप क्यों रोटेट करते हैं? टाइप ऑफ फॉर्जिंग, देखो अब हमने क्या क्या देखा, एक टूल्स देख लिया, ऑपरेशंस देख लेंगे, फॉर्जिंग में करते क्या क्या है। फॉर्जिंग में आप समझ गए ना, फॉर्जिंग में हम पहले तो प्लास्टिक स्टेट के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो फॉर्जिंग होती है। और इसको अगर हम कम एरिया पे करें, तो हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो लार्ज नंबर पे परफॉर्म करती है, इसलिए उसको फॉर्जिंग बोलते हैं। अगर कोई छोटे नंबर ऑफ वर्क पे परफॉर्म कर रहे हैं हम इन्हीं ऑपरेशन को, तो उसे स्मिथी बोलते हैं। प्रेस फॉर्जिंग, देखो प्रेस फॉर्जिंग वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम याद करो, इजी है, वर्किंग मैं समझाता हूँ आपको इसकी कैसे होती है। देखो प्रेस फॉर्जिंग को हम एयर और स्टीम हैमर फॉर्जिंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अब देखो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ये हमारा अपर डाई है, ये लोअर डाई है, ये एनविल है, एनविल पढ़ा था ना, एक सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट है।
तो लोअर डाई पे सपोर्ट दे रहा है। ये अपर डाई है और ये रैम है। रैम मतलब जिससे हम मूवमेंट कराते हैं, प्रेशर लगवाते हैं, उसको रैम कहते हैं। रैम के लिए एक हमने बनाया हुआ है, एक अलग से जुगाड़ कह सकते हो। इसमें क्या होता है देखो, ये मान लो रैम अभी हमारी ऊपर है, तो ये अपर डाई भी ऊपर होगा। तो पहले हम वर्क पीस को इधर उठा के यहाँ रख देंगे लोअर डाई के ऊपर। उसके बाद हम इसको ग्रेविटी के अंडर प्रेस नहीं लगाते। हम क्या करते हैं, इसमें स्टीम प्रोवाइड करते हैं, या तो एयर की या वाटर की। और वो स्टीम काफी ज्यादा होती है जिससे कि प्रेशर लगता है। प्रेशर लगा, हम और स्टीम प्रोवाइड करते जा रहे हैं, तो इस पे और प्रेशर लगेगा। तो इसकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, एरिया बढ़ जाएगा, हमारी फॉर्जिंग हो जाएगी। So, operated by either steam or compressed air, principal operation is illustrated in sketch. Require additional facilities for supply high pressure और steam. तो इसमें जो स्टीम है ना, उसको प्रोवाइड करने के लिए हमें और फैसिलिटी चाहिए होगी। अब देखो इसी का सेकंड पार्ट है ड्रॉप फोर्जिंग। इसमें हम ग्रेविटी के थ्रू इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे। अब देखो, आप ये देख रहे हो ना, रोलर में भी एक ही डायरेक्शन में हमने एरो दिखाए हुए हैं, उसका भी एक मतलब है। देखो इसको हम ग्रेविटी ग्रेविटी और बोर्ड हैमर फॉर्जिंग भी बोलते हैं। इसमें जो रैम हमारा है ना, ये रैम है। देखो, रैम अपर डाई, लोअर डाई, एनवल। रैम जो हमारी है वो फिक्स है दो रोलिंग डाई में, जिनकी रोलिंग डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में फिक्स है कि ये एक ही डायरेक्शन में रोल हो सकते हैं। मतलब देखो, ये रोल तो हो सकते हैं, ठीक है, समझ गए। बोर्ड इज प्लेस्ड बिटवीन टू रोल, रैम विल बी लिफ्टेड व्हेन बोथ रोल्स आर प्रेस्ड अगेंस्ट द बोर्ड। देखो सबसे पहले मान लो इसी पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। अब हमें, हमारा मान लो वर्क पीस पे हमने अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है, अब हमें इसे उठाना है। तो हम अपने दोनों रोलर्स को इसके पास में अटैच करेंगे और इसको एक डायरेक्शन में दोनों को लेके जाएंगे, तो हमारी रैम ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद हमने वर्क पीस को हटा लिया और दूसरा वर्क पीस डाला। अब हम रोलर को पीछे खींच लेंगे, तो ये ग्रेविटी के अंडर में तेजी से धड़ाम से गिरेगा और एक ही बार में ज्यादा प्रेशर लगा के हमारा ऑपरेशन डन हो जाएगा। Working stroke is produced when the roller are released. Process continue till operation is done. ऐसा हम बार बार करते रहते हैं जब तक हमको डिजायर शेप ना मिल जाए। अब हम आ गए अपने नेक्स्ट ऑपरेशन पे, वायर ड्राइंग। अब देखो इसमें क्या है, हमारी वायर है पर उसकी डायमीटर है अभी थोड़ी ज्यादा है, हमें पतली वायर चाहिए, कॉपर वायर या आपके चार्जिंग पिन में जो पतली पतली सी एकदम वायर होती है ना, उतनी डायमीटर हमें करनी है। तो उसको कैसे करेंगे, एक बड़ी बड़ी कॉपर वायर को हम डाई के थ्रू लेके जाते हैं। अब देखो इसका जो डाई की शेप है, देखो यहाँ से कर्व प्रोवाइड करा हुआ है ना, ताकि एक से रप्चर ना हो जाए, हमारी जो वायर है कर्व के थ्रू जाएगी तो धीरे धीरे पतली हो जाएगी। और इसमें बीच में लुब्रिकेंट भी हम अप्लाई करते हैं। आप चाहो तो डायग्राम में एक बॉक्स बना देना यहाँ पे और उसको हेडिंग डाल देना लुब्रिकेंट। फिर इसके बाद देखो ये वायर हमारी आती जा रही है और इसको हम एक कॉइल बनाते रहते हैं। साइड व्यू ऑफ फुल ब्लॉक। देखो फुल ब्लॉक है ये इसका टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है। ये रोटेट होता रहता है, ये खींचता रहता है इस वायर को और नेक डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करता रहता है। यही है हमारी वायर ड्राइंग। वायर ड्राइंग डाई इज कोनिकल इन शेप। कोनिकल इस तरह से देखो, ये अपर डाई का लोअर पार्ट और ये लोअर डाई का अपर पार्ट, तो कोनिकल शेप बन गई है। The end of the rod or wire, which is to be further reduced, is made into a point shape and inserted through the die opening. देखो ये zoomed in part है, ये conical opening, workpiece, hole पे rod drawing। देखो rod drawing भी सेम ऑपरेशन पे वर्क करती है। वायर छोटे डायमीटर पे, रॉड थोड़ा उससे ज्यादा डायमीटर होगा। is similar process like wire drawing, it is rigid and has larger diameter। अब देखो क्या है, हम वायर को तो हम जो है रोल कर लेते हैं, पर रॉड को रोल नहीं कर सकते ना, उसको हमें स्ट्रेट रखना पड़ेगा रॉड को। तो इसके लिए हम एक कार्ट कैरेज का यूज करते हैं। देखो कैरेज, इसमें टायर लगे हुए हैं और ये सपोर्ट करता है। जैसे जैसे हमारी रिक्वायर्ड रॉड की डायमीटर आ जाएगी, ये कैरेज को आगे मूव करते हैं ताकि हमारे ये स्ट्रेट रहे। ट्यूब ड्राइंग।
ट्यूब ड्राइंग हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है। ट्यूब ड्राइंग में देखो, ट्यूब ड्राइंग में हम क्या करते हैं, हम अपने डाइस के बीच में एक मैंड्रिल फिट कर देते हैं। याद रखना क्या नाम है, मैंड्रिल। Tube drawing is also similar to other two process except it uses mandrel to reduce wall thickness. अब देखो, वॉल थिकनेस देखो समझाता हूँ। हमारे पास इस तरह का एक ट्यूब है, ठीक है, समझो इसके पीछे भी है, ठीक है, ये ट्यूब है हमारे पास। अब ये जो है, हमें इसकी थिकनेस को कम करना है, हमें इसके साइज को कम नहीं करना, इसकी जो साइड्स है ना वॉल, इसकी थिकनेस को कम करना है, समझे आप। ये हो गए, समझदार तो हो ही आप, ऑब्वियसली बंक टू ब्रेन से पढ़ रहे हो। ठीक है। तो दिस मैंडल प्लेस्ड विद डाई एंड अदर वर्कपीस इज पुल्ड बाय कैरेज। देखो अब क्या होता है, ये हमारी ट्यूब है, अंदर से हॉलो है, पर इसकी जो वॉल की थिकनेस है वो है अभी, हमें कम करनी है। इसको हम पुश करेंगे ट्यूब को, और अंदर हमने मैंडल फिट कर दी। ये कोनिकल पार्ट से इधर आएगा, और इधर इसको एरिया कम मिलेगा, तो इसकी जो वॉल की थिकनेस होगी वो कम हो जाएगी। समझ गए आप प्रोसेस, लिख के तो आप आ जाओगे। डायग्राम आप जरूर देखते रहना, डायग्राम के थ्रू ही जो आपका चेकर होगा ना, उसे पता चलेगा कि हाँ बच्चे को आता है, उसने डायग्राम बना दिया और लिखा भी हुआ है थोड़ा बहुत। देखो एक्सट्रूजन, देखो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है भाई, मुझे तो बड़ा मजा आता था टूथपेस्ट का एग्जांपल लेके जब कोई टीचर पढ़ाता था। एक्सट्रूजन मतलब कि हम फोर्स लगाकर किसी को हम, देखो जैसे कॉलगेट होती है ना, टूथपेस्ट होता है कॉलगेट, उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड नहीं है, लिक्विड नहीं है, एक सेमी सॉलिड टाइप है। वैसे हमारे जो मेटल है ना वो प्लास्टिक स्टेट पे होते हैं, तो हम उसमें प्रेशर लगाते हैं, तो एक छोटी सी ओपनिंग से उस शेप में वो निकल जाता है। वही पार्ट है इसमें। इट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच ब्लॉक ऑफ मेटल enclosed इन अ कंटेनर इज फोर्स टू फ्लो थ्रू द ओपनिंग होल। इसको हम फोर्स करते हैं कि ओपनिंग होल से फ्लो हो जाए हमारा जो मेटल प्लास्टिक स्टेट पे है। Metal is subjected to plastic deformation and it undergoes reduction and elongation। की डायमीटर कम हो जाएगी और एलोंगेशन मतलब लेंथ बढ़ती रहेगी। बेसिकली इट इज एडेप्टेशन ऑफ ओपन डाई फोर्जिंग। ये ओपन डाई फोर्जिंग और क्लोज डाई फोर्जिंग हमने एकदम टॉप पे पढ़ा था ना, उसी की एक तरह की एप्लीकेशन है। ओपन डाई, इसमें हमारा जो वर्क है वो हॉरिजॉन्टली फ्लो होने के कैपेबल है, कहीं भी जा सकता है। अच्छा, यूजेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉलिड और द हॉलो सेक्शन। देखो सॉलिड को भी कर सकते हैं, और अगर हम इसमें एक मैंड्रिल लगा देना तो वही ट्यूब और हॉलो सेक्शन पार्ट भी हम इससे बना सकते हैं। स्लाइडिंग डोर ट्यूबिंग हैविंग वेरियस क्रॉस सेक्शन एरियाज। देखो एक्सट्रूजन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ये आता है पेपर में क्वेश्चन, डिफाइन एक्सट्रूजन, या फिर एक्सट्रूजन ऑपरेशन के बारे में आपको जो जो पता है वो लिखो, और 5 मार्क्स में आ जाएगा। तो आपको पहले एक्सट्रूजन लिखना है क्या है, उसके बारे में ये बताना है, फिर उसके टाइप्स बता दो, और ये यूजेस बता देना पहले, फिर टाइप्स। देखो एक है डायरेक्ट एक्सट्रूजन। डायरेक्ट एक्सट्रूजन में क्या है, हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं रैम के थ्रू, देखो इसमें भी रैम है, और इस ये जो हमारा ये होता है ना, इसे बिलेट बोलते हैं, जो जब हमारा मेटल प्लास्टिक स्टेट में है, इसमें सिलेंडर, डमी ब्लॉक, रैम, डाई और एक्सट्रूजन, ठीक है, बिलेट। इसमें भी देखो ये बिलेट है, तो हमारी जो रैम की डायरेक्शन है वो एक्सट्रूजन की डायरेक्शन के इक्वल होती है। ये डाई लगा रखे हैं। अब इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में क्या होता है, इसका उल्टा, हम फोर्स इधर लगा रहे हैं तो हमारा एक्सट्रूजन इधर हो रहा है। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें हमारा डाई जो है रैम से फिक्स्ड होता है, और इसमें हमारा जो डाई है वो हमारे इस आउटर पार्ट के फिक्स होता है, जिसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, सिलेंडर, कंटेनर ही बोल दो, कंटेनर से फिक्स रहता है। देखो हमने इसमें प्रेशर लगाया तो मेटल के पास इधर फ्लो होने के लिए तो कुछ है नहीं, पर इसको इधर जगह मिल रही है तो इधर से फ्लो हो जाएगा। इनमें भी हम जो है कैरेज का यूज करते हैं, ताकि हमारे ये बेंट ना हो जाए। इसके बाद है हमारे पास फॉर्जिंग डिफेक्ट। देखो इतनी जल्दी यूनिट खत्म हो गया है, काफी छोटी यूनिट है। फॉर्जिंग डिफेक्ट, डिफेक्ट देखो याद रखना, फॉर्जिंग डिफेक्ट में आप कास्टिंग डिफेक्ट या पैटर्न मोल्ड किसी और की डिफेक्ट मत लिख के आ जाना, फॉर्जिंग के ही लिख के आना। डिफेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, रीजन डिफेक्टिव ओरिजिनल मेटल।
सिंपल सी बात है। देखो हम इसमें मेल्ट तो कर नहीं रहे हैं मेटल को, उसी की प्लास्टिक स्टेट पे पहुंचा रहे हैं। तो अगर हमारे मेटल में पहले से ही कोई खराब है तो जो हमारा आउटपुट है वो भी खराब ही मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ ओल्ड शट और क्रैक एट कॉर्नर ऑफ सरफेस, रीजन इम्प्रॉपर फॉर्जिंग एंड फॉल्टी डाई डिजाइन। हमारे डाई के डिजाइन पे भी डिपेंड करता है कि हमारा जो आउटपुट होगा वो हमें कितना अच्छा मिलेगा। इनकम्प्लीट कंपोनेंट, इनकम्प्लीट कंपोनेंट से मतलब समझो हमें एक सिंपल स्ट्रक्चर नहीं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे हमें रॉड नहीं बनानी, वायर नहीं बनानी, कुछ है जिसमें हमें प्रेशर लगाना है। जैसे एक हमारे पास डाई है, मान लो ऐसे होता है ना, जैसे शिप का व्हील होता है मान लो, वैसे तो वुडन का होता है, पर वैसे कोई शेप बनानी है हमें मेटल की। अब हमारे पास एक लोड है, अपर है, उसमें फोर्स लगा दी हमने, पर वो अपनी जो कैविटी है उसको ढंग से कवर नहीं कर पा रहा। इनकम्प्लीट कंपोनेंट। और वही क्लोज्ड शट। रीजन, less metal used, inadequate heating of metal, improper forging design। mismatched forging, mismatch हमने कास्टिंग में भी पढ़ा था, जिसमें हमारे अपर वो कोप और ड्रैग हमारे मैच नहीं होते। उसी तरह से इसमें अपर डाई और लोअर डाई अलाइन नहीं होते। बर्न्ट और ओवरहीट मेटल, इम्प्रॉपर हीटिंग, ये भी एक डिफेक्ट है। जब हम मेटल को ज्यादा कर देते हैं तो प्लास्टिक स्टेट के ऊपर चले जाता है रेक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से। Fiber flow lines discontinued, reaching very rapid plastic flow, scale plates, oversized component। देखो काफी सारे डिफेक्ट्स हैं, आप 5 या 6 याद करके जाना ताकि आपको पेपर में 5 तो एटलीस्ट याद रहें। सो इसी के साथ हमारी जो यूनिट 2 है वो भी खत्म हो चुकी है। मात्र 30 मिनट में हमने पूरी यूनिट को निपटा दिया है, और यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने छोड़ा है। अगर आप इसे पढ़ के जाओगे तो आराम से आपके 90% सिलेबस कवर हो जाएगा। और 90% का मतलब आपके होते हैं 10 सीजी पे हो गई है आप। ठीक है। तो देखो, इसके अलावा हमारा एक प्रीमियम प्लेटफॉर्म भी है जिसपे कि आपको काफी हाई क्वालिटी के नोट्स मिलेंगे, जिसमें हम काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो काफी बार रिपीट हुए हुए हैं, इसको किस तरह से लिखना है, आंसर को कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, वो सब हम आपको बताते हैं उसमें। तो आप चाहो तो उसे भी चेक कर सकते हो, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।